Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our second chapter, next point, birth of the Weimar Republic. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1940 14 to 1918 alongside the Australian Empire and against the Allies, England, France, and Russia. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from the quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe all its resources. तो जर्मनी 20th सेंचुरी से पहले बहुत ही पावरफुल एम्पायर था और 1948 और 1918 में जो कि पहला वर्ल्ड वार यानी पहला महायुद्ध हुआ था और जर्मनी जो था अलॉन्ग साइड यानी ऑस्ट्रियन और जर्मन ये दोनों मिलकर अलाइज के विरुद्ध ये युद्ध कर रहे थे इंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री और उन्हें लग रहा था कि वो जल्द ही विजय प्राप्त करेंगे लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर would stretch on eventually draining Europe all its resources. और ये जो युद्ध था बहुत ही भयानक था और यूरोप के जो रिसोर्सेस है वो ख़त्म होने वाले थे इस वार के कारण. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies strengthened by the US entry in 1917 on defeating Germany and the Central Powers in November 1918. तो जो जर्मनी था उसने फ्रांस और बेल्जियम को अपने साइड में कर दिया और उसके बाद जो अलाइज थे उन्होंने अमेरिका को अपने पक्ष में लिया क्योंकि अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग था और एक डिफीटिंग जो कि जर्मनी के डिफीट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका ने अदा की थी. तो द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी and the addiction of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany politics. तो जर्मनी का पराजय होने के बाद बहुत सी जो पार्टियां थी जर्मनी की वो अपनी जो मेजोरिटी थी वो आजमाने के लिए आगे बढ़ी. नेशनल असेंबली मेट एट वेमर एंड एस्टैब्लिश्ड a democratic constitution with the federal structure. और जो वीमर थे नेशनल असेंबली में उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक यानी लोक शासन संघ राज्य पद्धति का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर करना चाहा और उसके बाद क्या हुआ डेप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और री-हैशटैग on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. और सभी जो नागरिक थे जर्मनी के जिनमें स्त्रियों को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया और एक लोकशाही प्रजातंत्र संघराज्यात्मक प्रजातंत्र वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का वीमर का जो कि वीमर की जो पद्धति थी शासन पद्धति उसमें लोकशाही संघराज्यात्मक पद्धति का स्वीकार किया गया था. दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War, the peace treaty. तो वो जर्मनी के जो लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस पद्धति को ये शासन पद्धति को क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसी पद्धति के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको पराजय का सामना करना पड़ा था इस कारण द पीस ट्रीटी was as with the allies was harsh and humiliating peace. तो इस ट्रीटी में
पीस ट्रीटी में, जो कि शांतता करार हुआ था, उसमें जर्मनी को बहुत ही ह्यूमिलेट किया गया था, अपमानित किया गया था। जर्मनी लॉस्ट इन ओवरसीज कॉलोनीज और 10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो बहुत सी जो कॉलोनीज थी वो जर्मनी लॉस कर चुका था, क्योंकि उसके हाथ से निकल गई थी वो कॉलोनीज। और लगभग उनके पॉपुलेशन के, यानी उनकी जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के 13% ऑफ टेरिटरीज और 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। और ये सभी जो थे वो जर्मनी क्या हुआ था, खो चुका था वार के कारण। पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, द अलाइड पावर्स demilitarized Germany to weaken its power. The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. और जर्मनी का बहुत ही नुकसान हो चुका था, और ये सभी का जो मेन कारण था वो था ये जो अलाइज कंट्रीज थी, उन्होंने सफ़र किया था जर्मनी को। सफ़र यानी बहुत ही दुख पहुंचाया था। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे compensation amounting to 6 billion the allied armies। तो लगभग 6 बिलियन जो कंपनसेशन था वो अलाइड आर्मीज़ को देना पड़ रहा था जर्मनी को इस युद्ध के कारण। आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच रियन लैंड फॉर मार्च ऑफ the 1920s. Many Germans held to new Weimar Republic are responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। तो बहुत से जर्मन लोग मानते थे कि इस वार की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीमर रिपब्लिक के कारण हमें भुगतनी पड़ रही है। तो हम ये जो वार है वो हम कैसे अडॉप्ट करें। बहुत से जो प्रश्न, जो क्वेश्चन थे वो जर्मनी के लोगों में उभर कर आ रहे थे। तो आगे क्या होगा ये हम इस पॉइंट में देखेंगे। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वार। तो ये वार के इफ़ेक्ट्स क्या हुए वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ये महायुद्ध जो था उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़े जर्मनी पर। द वार हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट। और इस वार का इतना भयानक परिणाम हुआ इस उपखंड पर, पूरे यूरोप उपखंड पर, वो हम यहाँ देखेंगे। बहुत साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल बहुत से प्रॉब्लम इस वॉर के कारण आए। फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ debtors, and unfortunately the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. The republic carried the burden of war, guilt, the national humiliation, and was financially crippled by being forced by pay compensation। और ये जो वीमर का रिपब्लिक था वो कंपनसेशन देने के कारण बहुत ही गरीब हो चुका था। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम उभर कर आ रहे थे। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिकन मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स become easy targets of attack the conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals। और जिन्होंने विमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया है, जैसे कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, उनको नवंबर क्रिमिनल्स माना गया क्योंकि वो नेशनलिस्ट सर्कल में आ रहे थे। They were mockingly called the November criminals। तो आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नवंबर क्रिमिनल्स किसे माना जाता है। तो उसका आंसर यहाँ पर हमें इजीली मिल सकता है। क्या है उसका आंसर कि इसका आंसर है कि जो वीमर रिपब्लिकर मेनली था, उनको जो सपोर्ट करने वाले थे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, वो जो सपोर्ट करने वाले थे उनको क्या माना गया, उनको
नवंबर क्रिमिनल्स माना गया। नेशनलिस्ट सर्कल में वो आते थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स में, तो उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स माना गया। दिस midst had a major impact on the political development of the early 1930s as well as we will soon see। अब हम जल्दी ही वो देखेंगे 1930s के बाद। The first world war left a deep imprint on यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स था उस पर बहुत ही इफेक्ट कर चुका था। सोल्जर्स केम टू द प्लेस अबाउ सिविलियंस, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिट्स laid a great stress on the need of man aggressive, strong and masculine. The media glorified trench life. The truth, however, was the soldiers lived miserable lives in these trenches। बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ चुका था सभी के ऊपर। ट्रैप्ड विद द रैट्स, फीडिंग ऑन क्रॉप्सेस, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी उस वक्त। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग। और इस महायुद्ध के कारण बहुत ही दुष्कर परिणाम हो चुके थे सभी। और पॉइजनस एक क्या पॉइजनस एटमॉस्फेयर बन चुका था वहाँ का। and witnessed their ranks reduced rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage of republic sphere, while popular support grew the conservative dictatorships that they had recently come into the being. Democracy was indeed a young and a fragile idea, which would not survive the instabilities of interwar Europe। तो बहुत से कारण हैं जिसके कारण जर्मनी, जो कि एक भयानक जीवन बिता रहा था, और इसमें से जर्मनी को यदि अपने आप को बचाना होगा तो एक डेमोक्रेसी एक अच्छा खासा एक उपाय हो सकता है। तो इसके बाद क्या होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।